आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर आयन चैनल्स होते हैं, जैसे कि न्यूरॉन्स के अंदर। इन न्यूरॉन के अंदर प्रेजेंट आयन चैनल्स के अंदर वोल्टेज को कैसे मेजर किया जाता है? हम लोग बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट है, और अलग अलग पोलराइजेशन, हम डीपोलराइजेशन स्टेट निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल। तो हम पोटेंशियल को निकालते कैसे हैं? इन पोटेंशियल को निकालने के लिए हम लोग उसके करंट को मेजर करते हैं। बट क्या, व्हाट टाइप ऑफ करंट वी विल यूज, हाउ वी मेजर दिस करंट, व्हाट इज द टेक्निक? सो इस लेक्चर में हम लोग उसी टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है चिराग चुगानी और आप देख रहे हैं सी स्क्वायर क्लासेस। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे किस तरीके से हम लोग किसी भी चैनल के अंदर के करंट को मेजर कर सकते हैं। और जो हमारी टेक्निक रहने वाली है, इस टेक्निक का नाम है पैच क्लैम्प टेक्निक। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। देखिए, पैच क्लैम्प टेक्निक की अगर हम बात करें तो पैच क्लैम्प टेक्निक क्या है? बेसिकली ये वो टेक्निक है, एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का यूज करके आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे सेल्स के अंदर कितना करंट ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, इट इज यूज टू मेजर द मूवमेंट ऑफ आयंस थ्रू इंडिविजुअल आयन चैनल्स और अक्रॉस द एंटायर सेल मेम्ब्रेन। तो ये इंडिविजुअल आयन चैनल से कितने आयंस आर पार जा रहे हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर करंट फ्लो हो रहा है, और या फिर पूरे सेल के अंदर जो नेट चार्ज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है या जो करंट है वो कितना है, वो इससे पता लगाया जाता है। इसको डेवलप करने वाले हमारे थे एरविन नेहर एंड बर्ट सेकमैन। तो ये हमारे दो साइंटिस्ट ने मिलकर के डेवलप किया था 1976 में। इट प्रोवाइड्स हाई रिजोल्यूशन रिकॉर्डिंग ऑफ आयोनिक चैनल्स, आयोनिक करंट्स एंड हैज बिकम अ फंडामेंटल टूल फॉर स्टडीइंग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स। तो बेसिकली इन लोगों ने क्या किया, आयोनिक करंट्स को मेजर करने के लिए इस टेक्निक को डेवलप किया। इससे हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज सेल की पता लगाई। साथ ही साथ ज्यादातर जो हमारे मेन सेल्स थे जिनके अंदर हमें सबसे ज्यादा ये चीज पता करनी होती है, वो होते हैं हमारे न्यूरॉन्स। ठीक है, आप लोगों ने न्यूरॉन्स का पढ़ा होगा, नर्व इम्पल्स कंडक्शन, सोडियम पोटेशियम पंप वाला पूरा सीन। तो वो पता लगाने के लिए कितने मिली वोल्ट जो हमारा सिग्नल है रेस्टिंग कहलाएगा, कितने मिली वोल्ट का सिग्नल हमारा पोलराइजेशन बनेगा और कितना डीपोलराइजेशन बनेगा, तो वो सिग्नल फाइंड आउट करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। साथ ही साथ ये हमारे कहाँ यूज किया था, मसल सेल्स के अंदर एक्साइटेबिलिटी पता लगाने के लिए कि हमारे मसल्स सेल्स को हम कितना इम्पल्स देते हैं कि तब हमें पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ऊपर मक्खी बैठ जाए तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि अभी मेरे हाथ पे करके मक्खी बैठी है, आप सेंस कर लोगे इस बात को, और इसका सिग्नल तुरंत आपके अंदर तक पहुंचता है। ये सिग्नल पहुंचा कैसे? ये सिग्नल न्यूरॉन्स लेके गए और न्यूरॉन्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, अ टाइप ऑफ। ठीक है, अगर आपके हाथ पर बैक्टीरिया आगे बैठ जाए और बैक्टीरिया मूव करे, आपको सेंस मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो जो बैक्टीरिया है वो इतना इनफ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट ही नहीं कर पा रहा, इतना वोल्टेज या इतना करंट जनरेट नहीं कर पा रहा कि आपके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचे। थ्रेशोल्ड लिमिट से भी कम है। थ्रेशोल्ड यानी मिनिमम करंट। तो हम पैच क्लैम्प टेक्निक से उसी मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है उसको मेजर करते हैं। कितना हमारे मिली वोल्ट का सिग्नल होना चाहिए तब वो हमारा डीपोलराइजेशन कहलाएगा, यानी सिग्नल ट्रेवल करेगा। ठीक है, सो दिस इज द पैच क्लैम्प मेथड इज यूज्ड फॉर। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। पैच क्लैम्प मेथड में होता क्या है? देखिए, हम लोग एक लेते हैं कंटेनर। ठीक है, इसमें हम लोग यूज करते हैं बाथ सॉल्यूशन। बाथ सॉल्यूशन क्यों यूज किया जाता है अभी डिस्कस करेंगे। ये है हमारा एक मेन सेल। ठीक है, इस सेल के पास हम लोग यूज करते हैं माइक्रोपेपेट। माइक्रोपेपेट एक छोटा सा डिवाइस होता है जो सेल के अंदर तक पेनिट्रेट कर सकता है, सेल की सरफेस तक जा सकता है। बहुत माइक्रो मतलब क्या होता है, बहुत पतली सी टिप होती है इसकी। इसमें हम लोग यूज करते हैं सिल्वर का इलेक्ट्रोड। अब आप लोगों को पता होना चाहिए सिल्वर क्या है, हमारा बेस्ट कंडक्टर होता है ना। बेस्ट कंडक्टर यानी छोटे से छोटे करंट को भी आइडेंटिफाई कर लेगा। और हमारी बॉडी के करंट के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो करंट है वो ऐसा कोई बहुत बड़ा करंट तो है नहीं कि भाई हमारे अंदर 11,000 वोल्ट का करंट दौड़ रहा हो, मिली वोल्ट का करंट है। पता लगाने के लिए एक अच्छा कंडक्टर चाहिए जो छोटे छोटे करंट को भी पता लगा ले। तो इसमें क्या हो रहा है, ये बेस्ट कंडक्टर की वजह से हम सिल्वर का यूज करते हैं। सिल्वर क्लोराइड की ही बेसिकली यहाँ पे सॉल्यूशन और बेसिकली वायर लिया जाता है। सॉल्यूशन तो क्या चेंज किया जा सकता है, बट सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर का यूज किया जाता है मेन। फिर होती है हमारी वायर, और यहाँ होता है हमारा एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्यों लगा होता है भाई? आपको वोल्टेज आउटपुट पता करना है। वो वोल्टेज आउटपुट कई बार इतना कम होता है कि नॉर्मली डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर आपने सुना होगा, गड्डी सड्डी ले जा नी जट्टी, ये वो वाला एम्पलीफायर नहीं है ये एम्पलीफायर जो है, इसका मेन रोल क्या है, एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई किसको करना? एम्पलीफाई करंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या करता है, करंट को एम्पलीफाई करता है। यहाँ पर हमारा हम लोग यूज करते हैं बाथ सॉल्यूशन, जिसमें हमारा सेल जो है वो इमर्स्ड रहता है। बाथ सॉल्यूशन के कई सारे रीजन हो सकते हैं। देखो, आप लोग जानते हो पूरा जो भी करंट फ्लो होता है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टाइप का है ये। आपने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा है कि एक इलेक्ट्रोड यहाँ होता है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ होता है, एक को हम एनोड एक को हम कैथोड कहते हैं, और आगे जाकर के दोनों किससे कनेक्ट होते हैं, बैटरी से कनेक्ट होते हैं, है ना।
ऐसे होते हैं हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव। तो एनोड कैथोड होते हैं हमारे पास। सर्किट कंप्लीट करने के लिए और ग्राउंडिंग करवाने के लिए हम लोग इस सॉल्यूशन का यूज करते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई केमिकल रिएजेंट डालने हैं तो भी हम इसका बात सॉल्यूशन का यूज करते हैं। अगर आपको सेल को अलाइव रखना है, उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई करना है, इसलिए भी बात सॉल्यूशन यूज किया जाता है। तो बात सॉल्यूशन के वेरियस पर्पसेस हैं जिसलिए हम बात सॉल्यूशन का यूज करते हैं। तो ये हमारा एक पैच क्लैम्प सेटअप है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा पैच क्लैम्प सेटअप होता कैसा है। ठीक है, देन मूव। देखिए इसमें हम करते क्या है। पैच क्लैम्प की ये है हमारी माइक्रोपिपेट। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज माइक्रोपिपेट। तो ये माइक्रोपिपेट जो होती है सीधा जाकर के एक आयन चैनल के अंदर जाकर के सीधा बाइंड हो जाती है। अब इस आयन चैनल पे आप देख रहे हो ये आयन के साथ में इसने क्या किया, एक कंटिन्यूस फ्लो क्रिएट कर दिया। यहां से जो भी आयन चैनल से आयन इधर की तरफ मूव करेंगे वो सीधा के सीधा किसके अंदर एंटर कर जाएंगे, वो सीधा सीधा एंटर कर जाएंगे हमारे पैच क्लैम्प का जो पिपेट है, माइक्रोपिपेट उसके अंदर। ठीक है, जिसे हम पैच पिपेट कहते हैं। यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोड होगा जो इसके अंदर फ्लो हो रहे आयंस से करंट को पता लगाएगा कितना है। ये करंट सीधा यहाँ से ट्रेवल करके कहाँ जाएगा, ये करंट जाएगा हमारा सीधा एम्पलीफायर के अंदर। इससे हम लोग क्या करेंगे, अर्थिंग करवा देंगे। अर्थिंग मतलब सर्किट कंप्लीट करने के लिए भी की जाती है। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ से कंप्यूटर सिग्नल पर सिग्नल डिटेक्ट करेंगे कितना सिग्नल आया है। कंप्यूटर पे सिग्नल चेक करेंगे, ठीक है, कि ये कितने, इसका सिग्नल कितने मिली वोल्ट का है। ठीक है, सो ये इसका एक बेसिक सा सेटअप होता है। अब पैच क्लैम्प भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किए जाते हैं। इसमें हमने क्या किया है, सिंगल आयन को रिसीव कर रहे हैं हम। यहाँ पे केवल एक ही आयन की स्टडी कर रहे हैं ना, एक ही आयन चैनल की, सॉरी। यहाँ पे जब हम एक ही आयन चैनल की स्टडी करेंगे तो सिंगल आयन चैनल कहलाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या करते हैं हम, पूरे पूरे सेल की भी स्टडी करते हैं। ठीक है, दो तरीके से होते हैं, एक बार हम लोग सिंगल आयन की स्टडी कर रहे हो या फिर हो सकता है हम पूरे सेल की स्टडी कर रहे हो। देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। सी, हम ये समझते हैं इसमें हो काम करते कैसे हैं अब, है ना। अब तक हमने समझा क्या क्या चीजें होती हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। हमने देखा इसमें क्या क्या पूरे सेटअप में होता है और किसका किसका रोल क्या क्या होता है। फिर हमने देखा है किस तरीके से आयन पे बाइंड होता है, आयन चैनल पे बाइंड होता है। ठीक है, ये आयन चैनल हमारा बेसिकली ज्यादातर क्या होते हैं, हमारे चैनल होते हैं, ट्रांसपोर्टर से बाइंड नहीं होता। अगर आप लोग सोचो कि भाई फैसिलिटी डिफ्यूजन कराने वाले दो चीजें होती हैं, एक होता है चैनल्स, एक होते हैं हमारे ट्रांसपोर्टर्स। ट्रांसपोर्टर भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा रोल प्ले करते हैं, जैसे कि अपने वलिनोमाइसिन और सब पढ़े होंगे। बट ये उनको मेजर करने के लिए नहीं है, ये मेजर करने के लिए है केवल और केवल चैनल। ठीक है, चैनल क्या होते हैं, कंटिन्यूस रास्ता होता है एक पाइप की तरह। आप लोगों ने देखा था कि ये चैनल होते हैं हमारे। अगर ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार क्या जा रहा होगा, हमारा एक चैनल जा रहा होगा, एक ऐसा ट्यूब है। ठीक है ना, ये क्या है, एक ऐसा ट्यूब है, ऐसा करके ये ट्यूब होता है जो रास्ता क्रिएट करता है आयंस के फ्लो के लिए। ठीक है, नॉर्मली आयंस पार नहीं कर पाते हैं क्योंकि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ आपको। लेट्स मूव। अब हम बात करते हैं कि करते कैसे हम लोग। ये जो हमारी ग्लास माइक्रोपिपेट होती है उसकी एक बहुत पतली सी टिप होती है जिसको हम बहुत ही आराम से सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रखते हैं। इसके बाद हम मिल्ड सक्शन प्रेशर क्रिएट करते हैं। सक्शन प्रेशर मतलब जैसे समझ लीजिए, अगर मेरा माउथ, मेरे जो होठ है, अगर वो माइक्रोपिपेट है और यहाँ पर क्या है, एक सेल है, तो मैं ऐसे क्या करूंगा, ऐसे अंदर की तरफ सक करूंगा। तो हम लोग जनरली मुंह से, हम लोगों ने कई बार कई सारी चीजें सक करी हैं, जैसे कि उनमें एग्जांपल है हमारा स्ट्रॉ से पीते हुए ड्रिंक्स को। ठीक है, इसी की बात चल रही है। सो हम लोग क्या करते हैं, इसी हमने माइक्रोपिपेट में सक्शन प्रेशर क्रिएट करते हैं। सक्शन प्रेशर क्या करेगा, सेल के जिस भी जगह पे जाके बाइंड करेगा उसको अंदर की तरफ खींचेगा। ठीक है, अंदर की तरफ खींचेगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, एक हमने क्या किया, प्लेस्ड ऑन अ सेल मेम्ब्रेन। मिल्ड सक्शन क्रिएट्स अ हाई रेजिस्टेंट गीगा सील। गीगा सील का मतलब क्या है, सपोज ये हमारा माइक्रोपिपेट था। ठीक है, माइक्रोपिपेट के बाद यहाँ पर होता क्या है, अगर हम इस पर आयन चैनल को बाइंड कर दें, यानी इसे अगर हम आयन चैनल में बाइंड करवा दें लाइक दैट। ठीक है, और ये हो गई हमारी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके से बाइंड अप हो जाता है कि इसके अंदर ये कुछ इस तरीके से बाइंड अप हो जाते हैं, बाइंडिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि अंदर की तरफ मेम्ब्रेन खींचने लगती है, मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जाती है। इसी को हम बोलते हैं, इसी फॉर्मेशन को बोलते हैं हम गीगा सील। ठीक है, क्या कहलाती है हमारी गीगा सील। लेट मी शो यू, यू कैन सी हेयर गीगा सील। ये गीगा सील क्या है, एक तरीके से ऐसा दिखा रहा है, कंटिन्यूस फ्लो है, सेल और माइक्रोपिपेट जैसे आपस में कनेक्टेड हो गए हो। तो ये जो सील स्ट्रक्चर है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो सील स्ट्रक्चर है इसी को हम कह रहे हैं गीगा सील। ठीक है, आपने देखा होगा, ये देख रहे होगे आपकी मेम्ब्रेन किस तरीके से अंदर की तरफ खींच रही है। सो द सील आइसोलेट्स अ स्मॉल मेम्ब्रेन पैच अलाउइंग
हाईली एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ आयन चैनल करंट। अब इसमें हो सकता है कि हम आयन चैनल को इसको इतना ज्यादा तेजी से खींचें कि वो आयन चैनल ही उखड़ जाएं और इनके बीच में एक बहुत ही अच्छा कंटिन्यूस फ्लो क्रिएट हो जाए, इसके कंटेंट और इसके साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा किसके साथ, माइक्रोपिपेट के अंदर प्रेजेंट लिक्विड के साथ। इसके बाद एंड सिल्वर और सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड इनसाइड द पिपेट रिकॉर्ड्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो अंदर जो बेसिकली इलेक्ट्रोड होगा वो सिग्नल्स को रिकॉर्ड करेगा। एम्पलीफायर क्या करेगा, इस करंट को, टाइनी करंट को एम्पलीफाई करेगा, क्योंकि बहुत टाइनी करंट है, इसका ग्राफ मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसको उसे एम्पलीफाई करके दिखाएगा। द एम्पलीफायर यूजेस अ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम टू कीप द मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेबल ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग। ये साथ ही साथ एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम भी क्रिएट करता है, यानी जितने करंट को विड्रॉ कर रहा है उतने को ही एक तरीके से मान लो रिटर्न कर रहा है, ताकि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल आप जानते हो ना, जैसे कि अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ सारे पॉजिटिवली चार्ज हैं, ठीक है, ये नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ मान लो कुछ हद तक पॉजिटिव आ गए, और इतना ये हमारा क्या हो गया, ये जो रीजन क्रिएट हुआ हमारा, ये हुआ हमारा पोलराइजेशन, यानी एक्साइटेशन सिग्नल है यहाँ पर, इस जगह पर, जो आगे की तरफ ट्रेवल करेगा। तो ये जब भी ये आयन के साथ बाइंड अप होते हैं, आयन के साथ बाइंड अप होने के कारण, आयन चैनल के साथ बाइंड अप होने के कारण इनके अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज कर लिया तो हम एक्यूरेट रीडिंग ले ही नहीं पाएंगे कि भाई डीपोलराइजेशन किस पे हुआ है, रीपोलराइजेशन किस पोटेंशियल पे हो रहा है, ठीक है, पोलराइजेशन किस पोटेंशियल पे हो रहा है। तो ये सारी जो रीडिंग्स है अगर हमें एक्यूरेटली लेनी है तो हमें नेगेटिव फीडबैक सिस्टम चाहिए होता है जो सारे करंट को काउंटर बैलेंस करता रहे, ठीक है। इसके बाद कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैच क्लैंप मेथड यूज किए जाते हैं। पैच क्लैंप आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसमें हमारा पहला है होल सेल पैच क्लैंप मेथड। इसमें क्या करते हैं, इन द होल सेल कॉन्फ़िगरेशन अ गीगा सील इज फर्स्ट फॉर्म्ड बिटवीन द पिपेट एंड द सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम गीगा सील को क्रिएट करते हैं। यहाँ आप देख रहे हो कि साइटोप्लाज्म कंटिन्यूस हो गया पिपेट इंटीरियर के साथ में, यानी ये देखो एक बिल्कुल कंटिन्यूस फ्लो है, ठीक है। तो क्या बोला, एक गीगा सील बनाई जाती है बिटवीन द पिपेट एंड द सेल मेम्ब्रेन, जेंटल सक्शन और अ ब्रीफ इलेक्ट्रिकल पल्स रप्चर्ड द मेम्ब्रेन पैच। तो थोड़ा सा सक करोगे तो होगा क्या, मेम्ब्रेन का जो पैच है वो यहाँ से उखड़ करके ही, यहाँ पर जो मेम्ब्रेन नहीं होगी ये पूरी उखड़ करके अंदर की तरफ खिंच के चली गई होगी, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ से मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, यानी टूट गई, मेकिंग द पिपेट इंटीरियर कंटिन्यूअस विद द साइटोप्लाज्म। इसकी वजह से पिपेट का इंटीरियर और साइटोप्लाज्म डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाते हैं आपस में। दिस अलाउस रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिक करंट्स एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल फ्रॉम द एंटायर सेल। इस तरीके से आप पूरे सेल की रिकॉर्डिंग ले सकते हो। देखो हमारे नाम में था ना, होल सेल पैच क्लैंप मेथड, तो इस तरीके से आप पूरे सेल की रिकॉर्डिंग ले लोगे, ठीक है। इसमें हमने देखो क्या किया, यहाँ से मेम्ब्रेन का हिस्सा तोड़ दिया और अब पूरे सेल की हम लोग रिकॉर्डिंग ले रहे हैं। अब इसमें आता है परफोरेटेड पैच क्लैंप रिकॉर्डिंग। इन द परफोरेटेड पैच क्लैंप पोर फॉर्मिंग एंटीबॉडीज आर एडेड टू द पिपेट सॉल्यूशन टू क्रिएट अ स्मॉल पोर इन द मेम्ब्रेन। फर्क इतना है, देखो है होल सेल पैच क्लैंप ही, परफोरेटेड वाला भी, बस फर्क क्या होता है, यहाँ आपने देखा सक्शन प्रेशर से हमने मेम्ब्रेन तोड़ी है। परफोरेटेड में क्या होता है, परफोरेटेड वाले में होता कुछ ये है, यहाँ पर हम एंटी किसका यूज करते हैं, हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। इस एंटीबायोटिक्स को हम कहाँ ऐड कर देते हैं, ये एंटीबायोटिक्स हमारी ऐड हो जाती है पिपेट के अंदर, ये माइक्रोपिपेट के अंदर आ जाती हैं। ये एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, मेम्ब्रेन को तोड़ देती हैं। यानी मेम्ब्रेन तोड़ने के लिए हमने नॉर्मली क्या करना है, वैक्यूम क्रिएट करते हैं, बट इस वाले मेथड में परफोरेटेड पैच क्लैंप में यहाँ पर हम एंटीबायोटिक का यूज कर लेते हैं जो उसको रप्चर कर दे। एग्जाम्पल दिया है निस्टेक्टिन और एम्फोटेरेसिन बी। इसको हम पिपेट डालते हैं और जैसे ही दोनों कॉन्टेक्ट में आते हैं, जैसे ये सेल है ना, और ये पिपेट आकर के यहाँ पे आएगा, तो इसका जो पोर्शन जो इसके साथ कॉन्टेक्ट में आया है, ये वाला हिस्सा डिग्रेड हो जाएगा मेम्ब्रेन का, और फिर से कंटिन्यूस चैनल क्रिएट हो जाएगा, एक कंटिन्यूस फ्लो जनरेट हो जाएगा। दिस प्रोवाइड आयोनिक कंटिन्यूटी व्हाइल प्रिजर्विंग इंटरसेलुलर प्रोटीन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिड्यूसिंग वॉश आउट द सेल कंटेंट्स। इससे होगा क्या, इससे बेसिकली सिंपल सा मेम्ब्रेन रप्चर नहीं करनी पड़ेगी, सीधी सीधी बात आपको, इससे आपके जो प्रोटीन्स वगैरह रहेंगे वो एज इट इज प्रिजर्व्ड रहेंगे, और साथ ही साथ सिग्नलिंग में भी कोई चेंज नहीं आएगा, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स भी एज इट इज रहेंगे, और रिड्यूसिंग वॉश आउट ऑफ द सेलुलर कंटेंट्स। तो बाकी के जो सेल कंटेंट्स हैं वो भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि सक्शन प्रेशर की वजह से क्या होगा, बाकी के सेल कंटेंट्स भी यहाँ से फ्यूज होने का डर है। अगर आप सक्शन क्रिएट करोगे तो साइटोप्लाज्म भी तो खिंचेगा, जब साइटोप्लाज्म खिंचेगा तो अंदर के सभी कंपोनेंट्स इस तरफ मूव कर जाएंगे। मान लो यहाँ पर कोई दूसरा छोटी सी वेसाइकल आ गई, ठीक है, ये वेसाइकल इस तरफ मूव कर गई, फिर ये वेसाइकल इसके अंदर आ जाएगी, तो हो सकता है वो कोई भी छोटा सा एरर क्रिएट कर दे या फिर सेल के अंदर कोई लॉस कर दे जो लिविंग सेल है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एंटीबायोटिक्स का यूज कर सकते हैं जिससे परफोरेटेड पैच क्लैंप रिकॉर्डिंग हो पाए, राइट। नेक्स्ट
अब हम लोग देखने वाले हैं इनसाइड आउट एंड आउटसाइड आउट पैच क्लैम्प रिकॉर्डिंग को। इनसाइड आउट और आउटसाइड आउट पैच क्लैम्प रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? देखो, पिछला हमने देखा था होल सेल पैच क्लैम्प मेथड, जिसमें हमने रीडिंग क्या ली थी, पूरे सेल की ली थी बाय रप्चरिंग द मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन को परफोरेट या रप्चर करने का हमने पूरे सेल की रीडिंग ली। लेकिन अब हम लेंगे स्पेसिफिक चैनल की रीडिंग। इस चैनल की रीडिंग हम देखेंगे कि ये चैनल किस तरीके से काम करता है। इसके आउटसाइड यानी जो हमारा, अगर सपोज दैट ये सेल है, तो सेल का आप जानते हो दो साइड्स होती हैं, है ना? अगर ये हमारा यहाँ पे बीच में चैनल प्रेजेंट है, इफ द चैनल इज प्रेजेंट बिटवीन दैट, लाइक दैट, सपोज ये अगर चैनल है, तो हम इसकी दो साइड आते हैं। एक आता है इसका एक्स्ट्रा सेलुलर साइड, जो हमारा कहाँ फेस करता है, बाहर की तरफ। एक आता है ये वाला एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। तो इसकी रीडिंग एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर तरफ से लेके देखेंगे, और एक बार लेके देखेंगे इसकी अंदर की तरफ से, ठीक है, इनसाइड की तरफ से। तो इस तरीके से हमारे दो मेन टाइप के पैच क्लैंप आते हैं, इनसाइड आउट और आउटसाइड आउट। अब देखो इनसाइड आउट को समझते हैं। द पिपेट फॉर्म्स अ गीगा सील विद द सेल मेम्ब्रेन and is then gently withdrawn, removing a small membrane patch. The cytoplasmic यानी intracellular surface of the membrane is exposed to the external solution. आओ आपको दिखाते हैं इसका चीजें क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, सपोज एक न्यूरॉन है, ठीक है। इस न्यूरॉन में हमने इस डायरेक्शन में, हमने दो डायरेक्शन में चीजें काम करी हैं। होल्ड अ सेकंड, यहाँ काम एक डायरेक्शन हो रही है ये वाली, यानी हम लोगों ने क्या किया, माइक्रोपिपेट अटैच करी, स्टेप 1। यहाँ पे हमने क्या किया, माइक्रोपिपेट को अटैच किया। माइक्रोपिपेट को अटैच करने के बाद अटैचमेंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अटैचमेंट हो रहा है इनके बीच में। यहाँ पे क्या क्रिएट होगी, गीगा सेल क्रिएट होगी। क्या क्रिएट होगी, गीगा सील क्रिएट हो जाएगी। गीगा सील के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधा मेम्ब्रेन को यहाँ से ही रप्चर करवा देंगे। यहाँ से रप्चर होने के बाद रिजल्टेंट क्या होगा, जैसे ही यहाँ से रप्चर हो जाएगी, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर साइड है, इसका एक्स्ट्रा सेलुलर साइड डायरेक्टली पिपेट के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आ जाएगा, ठीक है, पिपेट सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आ जाएगा। तो अब हम लोग इसकी एक्स्ट्रा सेलुलर साइड को स्टडी कर सकते हैं। किसमें, इनसाइड आउट रिकॉर्डिंग में एक्स्ट्रा सेलुलर साइड को स्टडी किया जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है, हमने इस तरफ ना जा करके, ये था 1 2, ये मान लो ये है हमारा 1 के बाद मान लेते सीधा 2A, ठीक है, 2B था। तो ये हमने क्या किया, वही गीगा सील को यहाँ पर हमने क्या किया, रप्चर किया। यहाँ पर हम लोगों ने मेम्ब्रेन को रप्चर नहीं किया, बस इंटरनल सक्शन क्रिएट किया। इंटरनल स्ट्रॉन्ग सक्शन जैसे आप क्रिएट करोगे, यहाँ पर ना हमने खींच दिया था, यानी ऐसे प्लग करके खींच दिया, जिसकी वजह से साइड से वो टूट गई। किसमें, 2B में। लेकिन 2A में हमने क्या किया, यहाँ पर हम लोग क्या किया, खींचा नहीं। उसके अटैचमेंट के बाद, गीगा सील क्रिएट करने के बाद एक सक्शन प्रेशर क्रिएट किया। जैसे ये स्ट्रॉन्ग पल्स जनरेट होता है, इस सक्शन की वजह से क्या होता है, यहाँ का जो मेम्ब्रेन का टुकड़ा है, यानी मेम्ब्रेन का जो थोड़ा सा पार्ट है, वो यहाँ से डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से अभी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, इसके बाद जैसे ये हमने इसको बीच में से ब्रेक किया सक्शन प्रेशर से, इसके बाद इसे प्लग करके खींचते हैं, यानी इसमें देखो दो टुकड़े हो गए। एक बार यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से रप्चर हुआ। अब जब आपने खींचा तो यहाँ से भी रप्चर हुआ। एंड यू नो दैट वन थिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है सेल्स की, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है सेल्फ सीलिंग, वो खुद को रिपेयर कर सकती है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से ये सेल दोबारा से हील हो जाएगा, हील होके कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। नाउ सी, पहले ये हिस्सा इस तरीके से था, पहले ये कुछ इस तरीके से था, लेकिन और ये वाला हिस्सा ये वाली कौन सी साइड होगी इसकी, एक्स्ट्रा सेलुलर। ये साइड कौन सी होगी इसकी, साइटोप्लाज्मिक, ठीक है। यानी आपने जैसे इसको रप्चर किया, साइटोप्लाज्मिक साइड यहाँ आ गई और एक्स्ट्रा सेलुलर साइड ये हो गई। जब ये सेल्फ हील होगी, तो ये साइटोप्लाज्मिक साइड बन जाएगी और ये एक्स्ट्रा सेलुलर साइड बन जाएगी। गॉट माय पॉइंट? एक बार दोबारा देख लीजिए। यहाँ पर क्या हुआ था, 2A वाली कंडीशन में आपने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहला जो पॉइंट आपने किया 2A में, सक्शन प्रेशर क्रिएट किया, ठीक है। सक्शन प्रेशर से मेम्ब्रेन का कुछ पार्ट ऊपर से डैमेज हो गया। उसके बाद आपने प्लग किया, यानी उसके बाद आपने क्या किया, स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा के ऊपर की तरफ खींचा, तो आपने मेम्ब्रेन प्लग कर ली। प्लग करने के बाद क्या हो गया, मेम्ब्रेन दो तरफ से रप्चर हो गई, पहले सक्शन प्रेशर से, दोबारा प्लग करने की वजह से। इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा सेलुलर साइड, जो पहले एक्स्ट्रा सेलुलर थी और जो साइटोप्लाज्मिक थी, उसका ओरिएंटेशन अपोजिट हो जाएगा। जैसे ये सेल्फ सील होगी, साइटोप्लाज्मिक फेस करेगी हमारे इस तरफ, यानी पिपेट की तरफ। ये किसको फेस करेगी, माइक्रोपिपेट को। वहीं हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर है वो फेस करेगा एक्स्ट्रा वाली, बाहर वाली साइड को, ठीक है। तो ये चेंज आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से दोनों आपस में डिफरेंट है। अब एक बार इसको देख लेते हैं। देखो ये बोला है इनसाइड आउट वाली, इनसाइड आउट मतलब
हम बात कर रहे हैं इस वाली की, ठीक है। इसमें देखो कहा है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर पिपेट को फेस कर रहा है। आओ यही वाली बात यहाँ पे बोलेंगे, देखो द पिपेट फॉर्म्स अ गीगा सील विद द सेल मेम्ब्रेन एंड इज देन जेंटली विड्रॉन, यानी विड्रॉन मतलब खींचेंगे हल्के से, रिमूविंग अ स्मॉल मेम्ब्रेन पैच, इसकी वजह से मेम्ब्रेन का पैच हमारा रिमूव हो जाएगा। ये हुआ ना मेम्ब्रेन पैच, ये मेम्ब्रेन पैच रिमूव हो गया यहाँ पर, ये वाला ये पैच ही तो है मेम्ब्रेन का। इसके बाद द साइटोप्लाज्मिक या इंट्रासेलुलर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन इज एक्सपोज टू द एक्सटर्नल सॉल्यूशन, एक्सटर्नल मतलब पिपेट के बाहर की तरफ। दिस कन्फिगुरेशन इज यूज्ड टू स्टडी सिंगल आयन चैनल एक्टिविटी एंड द इफेक्ट्स ऑफ इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल्स। तो इसके आप क्या कर सकते हो, सिंगल आयन चैनल की एक्टिविटी को डिस्कस कर सकते हो, साथ ही साथ आप स्टडी कर सकते हो जो इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल्स है जैसे कि कैल्शियम, एटीपी और सेकंड मैसेंजर्स, इनका आयन चैनल्स पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। सो आप ये सब चीजों से स्टडी कर सकते हो इनसाइड आउट पैच क्लैम्प रिकॉर्डिंग से। चलिए नेक्स्ट, फिर हमारी आउटसाइड आउट पैच क्लैम्प रिकॉर्डिंग। अभी हम जैसे देख ही चुके हैं, इसमें हम 2 बार मेम्ब्रेन रप्चर करेंगे। पहला जो फॉर्म होगा वो होगा हमारा सक्शन, ठीक है, सक्शन प्रेशर, और दूसरा क्या करेंगे हम, दूसरे स्टेप में मेम्ब्रेन विड्रॉन, विड्रॉन मतलब वही आप खींच के उसे तोड़ोगे, और लास्ट में क्या हो जाएगी, सेल्फ सीलिंग। इन तीनों स्टेप्स के बाद हमारी जो ओरिएंटेशन है, इसके बाद ओरिएंटेशन क्या हो जाएगी, ओरिएंटेशन विल बिकम्स अपोजिट एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, ओरिएंटेशन ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर एस्टेब्लिशिंग द होल सेल कॉन्फ़िगरेशन द पिपेट इज स्लोली विड्रॉन, यानी पहले हमने वही किया है, पहले हम लोगों ने क्या किया, जो माइक्रो पिपेट थी उसको सेल के कांटेक्ट में लेकर आए, सेल के कांटेक्ट में लेकर आने के बाद क्या किया, पिपेट को हमने थोड़ा सा अंदर सक्शन प्रेशर क्रिएट किया, द मेम्ब्रेन रीसील्स फॉर्मिंग अ पैच with the extracellular surface exposed to the external solution. This configuration is ideal for studying the effects of extracellular ligands such as neurotransmitter, hormones and drugs और ion channels. So इसको हम ये स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको दिख गया आउटसाइड आउट रिकॉर्डिंग और ये इनसाइड आउट रिकॉर्डिंग, यानी इसमें हमने क्या देखा, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फेस है वो माइक्रोबिट को फेस कर रहा था और साइटोप्लाज्मिक फेस है वो बाहर की तरफ, इसलिए तो बोल रहे हैं इनसाइड वाला हिस्सा, यानी साइटोप्लाज्मिक वाला हिस्सा आउटसाइड, और इसमें क्या बोला है, आउटसाइड आउट, ठीक है, यानी इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर हिस्सा, एक्स्ट्रा सेलुलर चैनल पोर्शन कह सकते हो आप, वो हो जाएगा हमारा आउटसाइड। तो कुल मिला के खेल ये है कि आउटसाइड कौन आ रहा है, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज हाउ वी डू दैट। सो दिस इज व्हाट इज द पैच क्लैम्प टेक्निक, व्हाई इट इज यूज्ड एंड हाउ इट इज यूज्ड एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट इज। ये हमारी पैच क्लैम्प टेक्निक के बारे में था। अब आप कभी भी पैच क्लैम्प टेक्निक आपके सामने आए या इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। लेट मी गिव यू सम क्वेश्चंस। तो लेट्स सी, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये 2 क्वेश्चन एज आपके होमवर्क की तरह सॉल्व करिएगा। इसमें सेकंड क्वेश्चन है, चलो वो देख ही लो बिकॉज इट इज इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन। इसमें बोला है एक पैच क्लैम्प टेक्निक का यूज करके अगर हमें पता करना हो कि कितने लाइगेंड्स बाइंड करेंगे हमारे किसी भी स्पेसिफिक आयन चैनल से, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइलकोलिन आर रिक्वायर्ड टू ओपन एन एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। अब आप जानते हो ये होती है हमारी मेम्ब्रेन, ये हमारी एक्सोनल मेम्ब्रेन होती है, और साइनेप्स पर आप जानते हो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर मौजूद होते हैं जो एसिटाइलकोलिन को ओपन करवाते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि ये हमारा एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर है और अभी ये क्लोज स्टेट में है, यहाँ पर एसिटाइलकोलिन आके बाइंड करेगा, ACH मान लेते हैं, तो कितने एसिटाइलकोलिन के मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे इस पर बाइंड करने के लिए। सो इस एक्सपेरिमेंट में देखो, वैसे इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इन दोनों यूनिट से क्या होता है, हमारा एक एक एसिटाइलकोलिन का लाइगेंड आके बाइंड करता है, और बाइंड करने के बाद बेसिकली 2 लाइगेंड बाइंडिंग होती है, तो 3 भी नहीं 4 भी नहीं, और आपको पता चल गया जब 2 है तो 2 ही तो आंसर होगा, बी आंसर, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है ये आप लोगों ने अभी इसी लेक्चर में पढ़ा है, आप लोग इसे सॉल्व करिए, ठीक है, और अपने आंसर कमेंट में दीजिए। अगर आप लोगों को समझ ना आए इसका तो मुझसे पूछिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसी टेक्निक्स की सीरीज में आगे बने रहने के लिए फॉलो करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।